फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इससे पहले हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली है हमने। तो पहले तुम उस लेक्चर को देख सकते हो। अगर तुम उसके बाद इस लेक्चर को देखोगे तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रीफली एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि हम वर्क डन को कैसे डिफाइन करते थे। वर्क डन इज इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर और डी आर वेक्टर। डी आर इज डिस्प्लेसमेंट, एफ इज फोर्स। ओके, फोर्स में भी फिर हम दो तरह की फोर्सेस की बात करते थे। कौन कौन सी फोर्सेस होती थी? एक होती थी कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक होती थी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी फोर्स होती थी जिनका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता था। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या होता था? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी फोर्स थी? ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पाथ के ऊपर। जैसे कि फ्रिक्शन वगैरह हो गया, तो वो सब किस में आते थे? नॉन कंजर्वेटिव में। और कंजर्वेटिव फोर्स में कैसे फोर्सेस आते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स की एक और खास बात होती है कि इनके लिए अगर तुम क्लोज लूप पे जाओगे, क्लोज लूप में वर्क डन देखोगे, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है जीरो। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज लूप में वर्क डन नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो मतलब जब भी अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल होता है। और अगर सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो कैसी फोर्स है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और हम ये बात जानते हैं कि हम जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल बोले या फिर हम बोले पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये किसके लिए डिफाइंड है? दे आर डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। ठीक है, डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी तो वहां पर भी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी थी। इन द सेम में यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट। बट change in potential energy does not depend on reference or reference frame. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा यू की। ठीक है, डेल्टा यू जो होता है अपना, वो क्या होता है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट थिंग, फिर हम पढ़ते थे कि ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, इसको कैसे डिफाइन किया था? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ओके, दूसरा हम क्या बोलते थे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा अपना? डेल्टा यू, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, फिर हम एक रिलेशन बताते थे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या होता था? एफ इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर, है ना। और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस का साइन बाहर, डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ये भी हम पढ़ चुके हैं इन क्लास 11th। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर तुम इन चीजों को समझ सकते हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ओके, अब भाई अगर ये फॉर्मूला है, इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है एक कि मेरे को पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 2x² प्लस 3y²। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा? मेरे को फोर्स निकालनी है तो मैं पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकालूंगा। डेल कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा समझ लो। बट वाई को कांस्टेंट लेके चलेंगे इस टाइम। तो ये क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? इस वाले टर्म का तो जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2x² का आएगा। x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा। और हम डेल यू बाय डेल वाई करेंगे तो हो जाएगा डेल बाय डेल वाई ऑफ 2x² प्लस 3y²। तो x का डिफरेंशिएशन 0, 6, 3y² का डिफरेंशिएशन 6y आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास फोर्स क्या आ जाने वाली है? फोर्स तुम्हारे पास आएगी माइनस बाहर डेल यू बाय डेल एक्स
आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप। तो जो फोर्स निकल के आई अपने पास डेट इज, माइनस तो भारी है, 4x आई कैप प्लस 6y जे कैप। एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन है और लाइक बहुत ही इजी चीज है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एंड नीट, काफी बार पूछी गई ये चीजें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है हमें, क्या बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। दिस इंप्लाइज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, ठीक है, ये पाथ है। दैट इज वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क मैं बात कर चुका हूँ कि वो डिपेंड किस पे करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सिर्फ। सो वी कैन डिफाइन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। सिंस बस सिंपल सिंपल मतलब इसका यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इससे एसोसिएटेड हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। आइए भाई डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या दे रखी है अपने को, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन अरेंजिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जिंग चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और स्लोली स्लोली, ठीक है। मतलब क्या है कि इन दो चार्जेस थे अपने पास, ऐसे समझ लो, दो चार्जेस हैं, उनको हम क्या करें, इन्फिनिटी से एट अ सर्टेन डिस्टेंस तक लेके आए और उसमें जो वर्क करना पड़ा उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि वो वर्क इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। वो भी हम देखेंगे कि वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्यों स्टोर हो रहा है, व्हाई नॉट अदर फॉर्म, व्हाई, है ना। तो देखते हैं। और दूसरा ये बात याद रखना कि स्लोली स्लोली लेके गए हम, हमने चार्ज को एक्सेलरेट नहीं कराया है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लेके आए। ओके, तो हम क्या मान रहे हैं कि भाई यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ था, Q2 इन्फिनिटी पे था, Q2 को हम इन्फिनिटी से एट अ फिक्स डिस्टेंस आर तक लेना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं फ्रॉम Q1, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं जैसे जैसे Q2 को लेके आऊंगा, मान लो Q2 को मैं सम डिस्टेंस x पे ले आया, ठीक है, सम डिस्टेंस x पे ले आया, तो मेरे को एक बात तो क्लियर है कि मैं इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ करा रहा हूँ, dx। और इस पे फोर्स किधर लग रही है, इस पे फोर्स राइटवर्ड लग रही है, f, है ना। तो वर्क डन देखते हैं एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क कितना करा, जो फोर्स वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने किया, एफ फोर्स के अपोजिट वर्क डन किया है, दैट इज एफ डी एक्स, और एफ और डी एक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन। तो स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डी डब्ल्यू, ये कितना हो जाएगा, फोर्स। जब दोनों पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पे हैं तो इनके बीच की फोर्स होगी के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो टोटल वर्क डन बाय अगर एक्सटर्नल एजेंट हम देखें, डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो इंटीग्रेट कर देंगे स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, माइनस को बाहर रख दिया, के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, और पार्टिकल को हम कहाँ से लेके आए, एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से हमें आर तक लेके जाना है उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस के Q1 Q2 तो वैसे ही बाहर आ गया, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा के Q1 Q2 1/x इन्फिनिटी से लेकर आर। कितना आ जाएगा ये अपने पास, ये आ जाएगा के Q1 Q2 बाय आर। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और यही जो वर्क है ये स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इज के Q1 Q2 अपॉन r, ठीक है। बट यहाँ पर याद रखना है, रेफरेंस रेफरेंस हमने क्या लिया है, रेफरेंस हमने ये लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ये इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों स्टोर हुआ और स्लोली स्लोली क्यों लेके आ रहे हैं। तो भाई उसका मतलब ये देखो कि why we are bringing the charge slowly slowly और with constant velocity, it is because हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से that work done by all forces is equals to change in kinetic energy। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो अगर तुम्हारी कांस्टेंट वेलोसिटी है या फिर तुम चार्ज को स्लोली स्लोली लेके आ रहे हो। यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या है, वर्क डन किया, एक तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो चार्ज को मूव करा रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, प्लस एक वर्क किया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ने, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो इलेक्ट्रो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
और हमें पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियली चार्ज पार्टिकल्स इन्फिनिटी पे थे, तो इन्फिनिटी पे वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। तो यहाँ से तुम्हारे पास आया कि तुम्हारी जो भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। और सेम काम ही यहाँ पर हमने किया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को ही क्या लिखा, फाइनल सिचुएशन में जो भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी, है ना। और क्या फॉर्मूला निकल के आया कि अगर दो चार्ज पार्टिकल आर डिस्टेंस अपार्ट है तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू वन क्यू टू बाई आर। बट एक चीज तुम्हें जो ध्यान देनी है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि चार्जेस को हम बहुत ही स्लोली लेके आए हैं। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है इन्फिनिटी पे, दैट व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स आर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट देन देयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ चार्ज। इसको हम इंटरेक्शन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एंड वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। और एक और चीज होती है अपने पास, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम। बाइंडिंग एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है, दैट इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द चार्जेस ऑफ अ सिस्टम टू इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी है क्या, एग्जांपल की हेल्प से समझने हैं ऐसे कि तुम्हारे पास मान लो सेम वही दो चार्जेस वाला सिस्टम मैं लेके चल रहा हूँ। ये पहले आर डिस्टेंस अपार्ट थे, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है। और फाइनली तुम्हें क्या करना है ना, कि ये Q1 और Q2 को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंचा देना है। इसमें जो तुम्हें वर्क करना पड़ा दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी को मैं कैसे बोलूंगा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या हो जाएगा तुम्हारा, यू फाइनल हो जाएगा जीरो क्योंकि वो इन्फिनिटी में है फाइनली, माइनस ऑफ यू इनिशियल। तो हम देखो बाइंडिंग एनर्जी को कैसे बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आई, क्लियर। प्रॉब्लम में अब हमें क्या दिया गया है, इधर दिया गया है एक Q1 चार्ज है, उसको हमने फिक्स करके रखा हुआ है, और एक Q2 चार्ज को प्रोजेक्ट किया है Q1 की तरफ विद अ वेलोसिटी v। एंड इनिशियली Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या था, इनफाइनाइट था, ठीक है। अब जैसे जैसे Q2 चार्ज अप्रोच करेगा Q1 चार्ज को, तो Q1 की वजह से इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से v की वैल्यू डिक्रीजिंग होगी, v की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और कुछ टाइम बाद आके फिर v की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब हम बोल सकते हैं कि Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस जो मिनिमम पॉसिबल है वो ये वाला डिस्टेंस है। फिर इसके बाद Q2 क्या करेगा भाई, रिटर्न कर जाएगा वापस। ओके, तो हमें निकालना है ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो अगेन यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। इनिशियली Q2 के पास थी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी जीरो क्योंकि दोनों चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस में थे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि Q1 और Q2 दोनों ही रेस्ट पर है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k Q1 Q2 बाय आर मिनिमम। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आर मिनिमम की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, 2k Q1 Q2 अपॉन एम वी स्क्वायर। तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जो Q2 अचीव कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसी को एक स्टेप हम आगे बढ़ा रहे हैं कि अभी ये Q1 चार्ज फिक्स था ना, अब इसको भी हम फ्री छोड़ देते हैं। Q1 चार्ज को भी अपन ने अब फिक्स नहीं करा हुआ, अब ये है फ्री। या फिर हम बोल सकते हैं दैट नाउ Q1 चार्ज इज नॉट फिक्स, इज इट इज ऑल्सो फ्री टू मूव। ओके, तो स्टिल क्या रहेगा, अब फिर से हमें वो बताना है कि Q1 और Q2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है। और मान लेते हैं कि Q2 का मास था m2 और जो Q1 वाला चार्ज है इसका मास है m1। तो देखो इस बार सिचुएशन कैसी रहेगी अपनी, इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी कि भाई ये बात तो ठीक है, जैसे जैसे Q2 अप्रोच करेगा इसको v स्पीड से, तो फिर से Q1 की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा होगा और इस v की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। बट इस Q1 वाले चार्ज पर भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि Q1 की स्पीड इंक्रीज हो रही है और Q2 की स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इसकी स्पीड घटते घटते लेट्स से सम वी डैश हो जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते सम वी डैश हो जाएगी। और जब दोनों के बीच की स्पीड वी डैश होगी
तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा और उस टाइम पर हम बोलेंगे कि Q1 Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। when there is no relative motion between Q1 and Q2, then we will say that the distance or separation between Q1 and Q2 is minimum. ओके, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे अब इसको। एक बात हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो हम उस वाली सिचुएशन को अगर हम देखें कि जब दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, भाई सेम रहेगी, इसकी भी वेलोसिटी v रहेगी और इसकी भी वेलोसिटी v रहेगी, तभी हम बोलेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम है। ठीक है, v नहीं, इसको हमने v डैश बोला था सब, है ना, v डैश बोल देते हैं। तो दोनों की स्पीड जब सम v डैश हो जाएगी, तब हम बोलेंगे कि इनके बीच का सेपरेशन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो अब हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे v डैश को v और r मिनिमम को। ठीक है, तो हम देखें सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इधर मोमेंटम क्या रहेगा, इधर मोमेंटम रहेगा कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो हम बोल सकते हैं पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। इनिशियली क्या था, इनिशियली सिर्फ Q2 वाला चार्ज मूव कर रहा था, Q2 वाला चार्ज मूव कर रहा था विद वेलोसिटी v, और फाइनली Q1 Q2 दोनों ही चार्ज मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v डैश। तो हम बोल सकते हैं फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1 v डैश प्लस m2 v डैश। तो यहाँ से देखो v डैश की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, v डैश इज m2 v बाय m1 प्लस m2। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, एनर्जी कंजर्व कर लेता हूँ टू फाइंड आर मिनिमम। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। के इनिशियल, इनिशियली सिर्फ Q2 वाला चार्ज मूव कर रहा था विद द स्पीड ऑफ v, तो हाफ ऑफ m2 into v स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो बिकॉज बोथ चार्जेस आर एट इंफिनिटी। फाइनल अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो जाएगी हाफ m1 प्लस m2 मूविंग विद स्पीड v डैश का स्क्वायर प्लस k Q1 Q2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम है, दैट इज r मिनिमम। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर तुम v डैश की वैल्यू पुट कर दो इधर, तो ये हो जाएगा हाफ m2 v square is equals to half m1 plus m2 into m2 square v square by m1 plus m2 whole square plus k q1 q2 by r minimum। ओके, तो m1 plus m2 से ये स्क्वायर जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, हाफ m2 v स्क्वायर, और फिर मैं इधर ले आऊंगा उस टर्म को भी, तो ये 1 माइनस m2 बाय m1 plus m2 is equals to k q1 q2 अपॉन r मिनिमम। तो यहाँ से देखो ये तुम्हारा टर्म बन जाएगा हाफ m1 m2 v स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r मिनिमम। तो देखो यहाँ से r मिनिमम क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से r मिनिमम निकल के आ रहा है 2k q1 q2 इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2। ये अपना r मिनिमम आ गया जब Q1 वाला चार्ज भी फ्री था मूव करने के लिए। ओके, अब इससे भी एक लेवल ऊपर चलते हैं। इस बार क्या दे रखा है कि एक चार्ज है तुम्हारे पास कैपिटल Q कॉमा M, और इसको तुमने फिक्स रख रखा है। इट्स लाइक तुम्हारा न्यूक्लियस है, ऐसा मान लो। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ये समहाउ रिलेटेड है। और यहाँ से फिर हमने क्या किया, एक चार्ज को हमने लॉन्च किया विद स्पीड v नॉट। तो ये क्या होगा, ये चार्ज कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ से फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसा कि रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में तुमने देखा था ना, मोस्ट ऑफ द चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाके डिफ्लेक्ट हो जाते थे, वही वाला सिनेरियो है इधर। और इसको हमने क्या, डी डिस्टेंस से लॉन्च किया। तो डी को बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर, ये बस कुछ भी नहीं है, इसका नाम है एक, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि भाई यहाँ पर अगर हम देखें मिनिमम डिस्टेंस, ये कुछ मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस रहा होगा, और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कुछ v रही होगी इस डायरेक्शन में, है ना। तो हमें इसी आर मिनिमम की वैल्यू निकालनी है कि मिनिमम कितना डिस्टेंस गया है, स्मॉल क्यू चार्ज कैपिटल क्यू के कितना पास तक गया, ये हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे फिर से सेम बात कि हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन इसी, दैट इज के इनिशियल। इनिशियली स्मॉल क्यू वाला चार्ज मूव कर रहा था वी नॉट स्क्वायर से, है ना। फाइनली इसकी स्पीड हो गई v, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर मिनिमम।
जब यहाँ पर पहुंच गया है अपना स्मॉल क्यू, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर मिनिमम। अब लेकिन ये वी और वी नॉट के बीच का रिलेशन तो हमें पता ही नहीं है कि नहीं, वी और वी नॉट के बीच का रिलेशन पता नहीं है, तो अब कैसे करेंगे, सोचो सोचो, अब कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताओ कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाऊंगा या नहीं। यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन नॉट वैलिड, मोमेंटम कंजर्वेशन, पी मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्यों वैलिड नहीं है, वैलिड इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है, Q1 चार्ज को रोक के रखा हुआ है। Q1 चार्ज को रोक के रखने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगानी पड़ी होगी। सिंस हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, तो मोमेंटम कहाँ से कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन क्या है कि सिस्टम पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, है ना। बट यहाँ पर मैं एक बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी फोर्स लगाई होगी उसकी वजह से टॉर्क देखें, उसने इसी पॉइंट पे लगाई होगी जो भी फोर्स इसको रोकने के लिए जैसे भी लगाई होगी, तो लेकिन इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट में कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आया। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ, लेट्स से मैं इस पॉइंट को ए बोल दे रहा हूँ, तो ए पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज जीरो, ठीक है। अगर टॉर्क ए के अबाउट जीरो है तो मैं बोल सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, ये क्या रहेगा अपना, कंजर्व रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ एल इनिशियल अबाउट ए इज इक्वल्स टू एल फाइनल अबाउट ए, और एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी इंटू आर। इनिशियल देखें एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा ये एम वी नॉट इंटू डी। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी इंटू आर मिनिमम। ओके, तो यहाँ से देखो क्या है अपना, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था एम वी नॉट इंटू डी, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया एम वी इंटू आर मिनिमम। तो यहाँ से v और v नॉट में रिलेशन मिल गया, दैट इज तुम्हें v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू तुम्हारे पास इधर आई v नॉट d अपॉन आर मिनिमम, ठीक है। अब तुम इसको एनर्जी कंजर्वेशन वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हो और वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम पुट करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन वाले फॉर्मूले में, दैट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, सो हाफ एम वी नॉट डी अपॉन आर मिनिमम का स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू अपॉन आर मिनिमम, ठीक है। सॉल्व एंड गेट द आंसर, सॉल्व एंड गेट द आंसर, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन बनेगी और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो समझने वाला चीज यहाँ पर यही थी, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं था और हमें वी और वी नॉट के बीच का रिलेशन चाहिए था। तो फिर हमने देखा कि सिस्टम पे कोई भी नेट टॉर्क नहीं है, तो हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की हेल्प से क्या निकाला, वी और वी नॉट में रिलेशन फाइंड किया। नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब अपने पास तीन चार चार्ज दे रखे हो तो वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, अपने पास तीन चार्जेस है Q1 माइनस Q2 एंड Q3, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी Q1 Q2 के बीच, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी Q1 Q3 के बीच, और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी Q3 और Q2 के बीच। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हम क्या लिखेंगे कि एक पोटेंशियल एनर्जी होगी Q1 और Q2 के बीच, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी Q2 और Q3 के बीच, और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी Q1 और Q3 के बीच। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 1 और 2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, डेट इज माइनस के Q1 Q2 बाय आर। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि Q2 चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है। 2 और 3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी देखें तो ये जाएगा माइनस के Q2 Q3 अपॉन R2। 1 और 3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी देखें तो के Q1 Q3 अपॉन R3। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले में ना Q1 और Q2 विद साइन हमें रखने होते हैं, ओके। तो एक बात यहाँ पर जो होगा ना, एक थोड़ी सी ट्रिक है ये, दैट नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा हमेशा कितने होंगे, NC2 होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे तुम्हारे, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे NC2। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने चार्जेस थे तुम्हारे पास, तीन चार्जेस थे, और दो को हम एक बार में कंसिडर कर रहे हैं, तो 3C2 कितना हो जाएगा, 3। तो टर्म्स भी कितने आए, 1 2 3, 3 टर्म्स आए। नेक्स्ट देखते हैं, ये तुम्हें सिस्टम दे रखा है और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है सिस्टम की कितनी होगी। तो चार्जिंग को नंबर कर दो, 1 2 3, चार्जेस को नंबर दे दिए। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी एक 1 और 2 के बीच में, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 और 3 के बीच में, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी 2 और
3 के बीच में। तो कितनी आ जाएगी ये, के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो ये आ गया 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। नेक्स्ट चलते हैं। अब अपने पास क्या है, 4 चार्जेस है, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। एक चीज जो मैं श्योर हूँ, मैं नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 4C2 टर्म्स आएंगे। 4 चार्जेस हैं और एक बार में हम 2 को ही कंसिडर कर सकते हैं। 4C2 की वैल्यू होती है 6, मतलब 6 टर्म्स बनने वाले हैं। तो अगर हम देखें 1 2 3 एंड 4, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच में होगी, 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 और 3 और 4 के बीच में होगी, और एक पोटेंशियल एनर्जी 2 और 4 के बीच में भी आएगी। 6 टर्म्स हो गए। कैसे कैसे, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में। ठीक है, मतलब ये वाले टर्म, वन 1 2 2 3 3 4 एंड 1 4। फिर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 और 3 के बीच में, और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी 2 और 4 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में और 2 और 4 के बीच में। तो ये अपने 6 टर्म्स मिल गए अपने को। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, दैट इज 1 और 2 के बीच में के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 1 और 3 के बीच में हम कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू स्क्वायर, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस होगा √2a। 1 और 4 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, 2 और 3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, 3 और 4 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और 2 और 4 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। तो ओवरऑल ये अपने पास क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए इंटू 4 प्लस ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। 2 से 2 चला जाएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा अपने पास, 4 प्लस √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। ओके, नेक्स्ट है अपने पास क्यूब प्रॉब्लम। क्यूब प्रॉब्लम में अब हमें क्या निकालना है, फिर से निकालना है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पूरे सिस्टम की। ओके, तो इसका लिए हम क्या करेंगे ना, एक छोटी सी ट्रिक होती है कि जब ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो, तो किसी भी सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज n/2 u1। u1 क्या है, किसी भी एक चार्जेस का इंटरेक्शन बाकी सारे चार्जेस के साथ कंसिडर करके पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे। n क्या होगा अपने पास, n होंगे नंबर ऑफ चार्जेस। n क्या होगा अपने पास, नंबर ऑफ चार्जेस, है ना। और ये सिर्फ सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है ये, सिर्फ सिमेट्रिक सिस्टम के लिए, जहां पर चार्जेस आपस में सिमेट्रिकली रखे गए हैं। जैसे स्क्वायर वाले केस में अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को लगाऊं, स्क्वायर वाले केस में मैं क्या करूंगा, u@1 किसी भी एक चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी देख लूंगा, किसी भी एक चार्ज की बाकी सारे चार्जेस के साथ। लेट्स से मैं 1 वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी देख रहा हूँ बाकी सारे चार्जेस के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर u1 क्या लिखूंगा, u1 दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 3 एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 4। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2 ये हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 3 के क्यू स्क्वायर बाय √2a प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 4 के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस √2 टाइम्स ऑफ, सॉरी 1/√2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए। ये आ गया। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, सिस्टम की होगी, सिस्टम में जो भी चार्जेस है, 4 चार्जेस है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू u1 दैट इज ट्वाइस ऑफ u1। तो अगेन तुम्हारे पास ये फिर से सेम निकल के आ जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय √2a। तो इसी ट्रिक का हम हेल्प से क्यूब वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक एक बार से दोबारा से देख लो, क्या था, यू टोटल इज इक्वल्स टू n/2 टाइम्स ऑफ u@1। किसी भी एक चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी देख लेंगे हम, उसको n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, और ये सिर्फ वैलिड है सिमेट्रिक सिस्टम के लिए। इसके लिए वैलिड है सिर्फ सिमेट्रिक सिस्टम के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ क्यूब प्रॉब्लम में, मैं किसी भी एक चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूँ, और वो चार्ज क्या है जिसपे मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाला हूँ, वो है अपना चार्ज नंबर 1। चार्ज नंबर 1 पे अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, ठीक है, तो u@1, तो देखो 1 पे भाई कौन कौन से टर्म आएंगे, 1 इंटरेक्ट कर रहा है 2 के साथ,
वन इंटरेक्ट कर रहा है 4 के साथ, वन इंटरेक्ट कर रहा है 7 के साथ। और ये तीनों चार्जेस ही कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ए डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। किससे, वन वाले चार्जेस से। टू वाला चार्ज भी ए डिस्टेंस पर है, फोर वाला चार्ज भी ए डिस्टेंस पर है, और सेवन वाला चार्ज भी ए डिस्टेंस पर है। तो मैं बोल सकता हूँ इन तीनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी डेट इज 3 k q² बाई ए प्लस। अब फिर हम ऐसे चार्जेस देखते हैं जैसे 3 वाला चार्ज है, ये कितने डिस्टेंस पर है, √2a डिस्टेंस पर। 8 वाला चार्ज है, ये भी कितने डिस्टेंस पर है, √2a डिस्टेंस पे। और 6 वाला चार्ज भी वन वाले चार्ज से √2a डिस्टेंस पर है। तो ये आ जाएगा 3 k q² बाय √2a प्लस। अभी ये जो 5 वाला चार्ज है ये बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग है, और क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है √3a। मतलब 5 वाला चार्ज जो है कितने डिस्टेंस पर है, k q² बाय √3a डिस्टेंस पर है। ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे, n/2 टाइम्स ऑफ u एन वन। यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस है 8/2 टाइम्स ऑफ u ऑन वन, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ u1। So the total potential energy of the system is 4 times of u1, that is 4 kq² by a, 3 plus 3 by √2 plus 1 by √3। तो ये काफी लेंदी प्रॉब्लम था, इसको हमने ट्रिक की हेल्प से बड़े इजीली कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्जेस व्हेन साइड ऑफ ट्राइंगल बिकम्स 2a। तो तीन चार्जेस थे q q और q, वो किसी ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखे हुए थे। अब क्या होगा, इनके बीच में आपस में रिपल्शन होगा और ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूर भागेंगे तो हो सकता है कुछ टाइम बाद जाके जिस ये ट्राइंगल के कोने पर ये होंगे, जिस ट्राइंगल के, उसकी साइड कितनी हो चुकी होगी, 2a, 2a और 2a। और चार्जेस यहाँ यहाँ पे रखे होंगे भाई, q, q और q। और इस टाइम पर ये मूव कर रहे होंगे v स्पीड से, ये इधर जा रहा होगा, ये कुछ इधर जा रहा होगा और ये कुछ इधर जा रहा होगा। जिधर भी ये जा रहे होंगे, ऑल्दो ये कुछ इस तरह से जाएगा। एग्जैक्ट अगर वेलोसिटी देखें तो ये इस तरह से, ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, और ये कैसे जाएगा, ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा इधर की तरफ v स्पीड से। ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर मैं बोलूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मैं क्या बोलूंगा, ऊपर जैसे हमने ट्राइंगल प्रॉब्लम किया था, इनिशियली तो क्या है, यही वाला ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है, और इसमें कितने टर्म्स हैं, तीन, दैट इज 3 k q² अपॉन a। ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 3 k q² अपॉन a। बट अब जो ट्राइंगल की साइड है वो 2a हो गई है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल 0 और u इनिशियल कितनी है, 3 k q² अपॉन a। k फाइनल तीन पार्टिकल हैं और तीनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ mv² प्लस u फाइनल इज 3/2 kq² बाय a। सो फाइनल आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू √k q² अपॉन ma। ये होगी हर एक चार्ज पार्टिकल की स्पीड जब ट्राइंगल की साइड कितनी हो जाएगी, 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है हमें, तीन चार्जेस रखे हैं, 2q, q और -q, तीनों a डिस्टेंस पर है। हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं भाई, क्या होगी, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों टर्म की वजह से, एक इन दोनों टर्म की वजह से, और एक इन दोनों टर्म की वजह से। ओके। तो देखो क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपनी जो आएगी, इनिशियल अगर मैं लिखूं, दैट इज -k q² बाय a प्लस 2 k q² बाय a और -2 k q² बाय a। -2 k q² बाय a किसके बीच की है, 2q और -q के बीच की। तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई इनिशियल अपने पास, k q² बाय a। ओके, बी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी पार्ट में इसमें बोला है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन इंक्रीजिंग द साइड ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम a टू 2a। ओके, ठीक है, हमें पता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, k q², है ना, और साइड कितनी हो गई, इसी वाले फॉर्मूले में बस साइड कितनी आ जाएगी, 2a। साइड हो गई है 2a। हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है भाई, u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा k q² अपॉन 2a। ओके, so this is the work done by the external agent। सी पार्ट में क्या बोला है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन रिमूविंग -q चार्ज फ्रॉम द सिस्टम। भाई -q चार्ज को हमें सिस्टम से निकालना है, तो ये पूछ रहा है वर्क डन बाय व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सी पार्ट,
सी पार्ट में हमें क्लियरली पता है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। और अगर मैं इस माइनस क्यू चार्ज को यहाँ से हटा दूँ, माइनस क्यू चार्ज को यहाँ से हटा दिया, तो सिर्फ दो ही चार्ज बचेंगे और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, टू के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी अपनी टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो मैं बोलूंगा वो कितना होगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दैट इज माइनस थ्री के क्यू स्क्वायर बाय ए आ जाएगा। डी पार्ट में क्या बोला है, डी पार्ट में बोला है बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। हमें पता है सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नेगेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मोर प्रिसाइसली बोले। और सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ओके। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये जेई एडवांस लेवल का सवाल है। ठीक है, एडवांस लेवल का सवाल है ये। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो देखो हमें इसमें दे क्या रखा है कि अपने पास दो रिंग है, एक अंदर वाली रिंग उसका रेडियस है आर और एक बाहर वाली रिंग उसका रेडियस है टू आर। और इनके डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पर अपन ने चार्जेस रख दिए हैं प्लस क्यू प्लस क्यू। ओके। फिर हमने क्या किया, स्मॉलर रिंग को हमने रोटेट किया है 90 डिग्री से अबाउट जेड एक्सिस। तो पहले तो अभी जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिख लेते हैं, दैट इज यू इनिशियल। तो देखो यू इनिशियल में क्या करो कि पहले इस चार्ज को फिक्स करो, इसके इंट्रैक्शन देखो किस किस के साथ है। इसका एक इंट्रैक्शन इसके साथ है, एक इंट्रैक्शन है इसके साथ इसका, और एक इंट्रैक्शन है इसका इसके साथ। ओके। तो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी तुम्हारी क्या बनेगी, पहले ऊपर वाले चार्ज के लिए हम टर्म लिख रहे हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई थ्री आर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर आर। अब देखो, अब दूसरे चार्ज पे आ जाओ, इसका इंट्रैक्शन है ऊपर वाले चार्ज के पास, तो ये हमने कंसिडर कर चुके हैं। एक इंट्रैक्शन है इसका किसके साथ, नीचे वाले चार्ज के साथ, ये हमें कंसिडर करना है। और एक इंट्रैक्शन इसका सबसे नीचे वाले चार्ज के साथ, इसको भी हमें कंसिडर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन थ्री आर। अब कौन सा चार्ज बचा, अब ये वाला चार्ज बचा, इसका इंट्रैक्शन इसके साथ हमने कंसिडर कर चुके हैं, ऊपर के वाले के साथ भी कंसिडर कर चुके हैं, बस नीचे वाले चार्ज के साथ इसका इंट्रैक्शन कंसिडर नहीं किया। तो बस इनका एक और टर्म आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, तो प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये होगा टू प्लस वन बाई टू प्लस टू बाई थ्री प्लस वन बाई फोर। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 41/12 के क्यू स्क्वायर बाय आर। ओके। फिर ये क्या बोला है कि तुमने पहले रिंग को जेड एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से घुमाया। भाई रिंग को अगर हम अंदर वाली जो रिंग है स्मॉलर रिंग उसको जेड एक्सिस के अबाउट अगर मैं 90 डिग्री घुमाऊं, ठीक है, तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की जरूरत तो है। अपनी एक्सिस कैसी है, जेड एक्सिस, मतलब इस तरह से प्लेन के बाहर आ रही है, और इसके अबाउट 90 डिग्री घुमा दो। इसके अबाउट 90 डिग्री जैसे ही तुम घुमाओगे तो ये वाला चार्ज पहुंच जाएगा इधर और ये वाला चार्ज पहुंच जाएगा इधर। ठीक है। तो अब तुम अगर सिस्टम को ड्रॉ करोगे तो अब तुम्हें सिस्टम कुछ अपना इस तरह से नजर आएगा, ये आउटर रिंग, इनर रिंग। आउटर रिंग के साथ तो कुछ नहीं किया अपन ने, तो उसके दोनों चार्ज तो एज इट इज इधर ही रहेंगे, बट इसके दोनों चार्ज यहाँ पहुंच जाएंगे इन दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है। और अब तुम क्या बोलोगे, भाई अब तुम बोलोगे कि ये वाला डिस्टेंस था आर और ये वाला डिस्टेंस था टू आर, तो मतलब इन चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा √5r यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके। सो अपन ने क्या किया है कि स्मॉलर रिंग को रोटेट किया है, स्मॉलर रिंग को रोटेट किया, स्मॉलर रिंग रोटेटेड बाय 90 डिग्री अबाउट z एक्सिस। ओके। z एक्सिस के अबाउट हमने स्मॉलर रिंग को 90 डिग्री से रोटेट किया। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इस टाइम पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं दैट इज u1 बोल देते हैं लेट्स से, तो u1 क्या हो जाएगा भाई, फिर से वही चार्जेस फिक्स कर लो, ये वाला चार्ज फिक्स किया, इसका इंट्रैक्शन एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। ठीक है। फिर क्या होगा, इस वाले चार्ज को फिक्स करोगे तो इसका इंट्रैक्शन इसके साथ और इसका इंट्रैक्शन इसके साथ, और ये चारों सेम टाइप के ही देंगे तुम्हें। ठीक है। फिर क्या होगा, एक इंट्रैक्शन टर्म होगा इन दोनों के बीच का, एक इंट्रैक्शन टर्म होगा इन दोनों के बीच का। तो पहले मैं ये
चारों पोटेंशियल एनर्जी को लिख रहा हूँ, ये जो चार के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज √5r प्लस, अब मैं लिख रहा हूँ इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, कितना हो जाएगा ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r प्लस, अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r। ओके, सो ओवरऑल मेरे पास ये क्या मिलेगा, 4/√5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, इसने फिर तुमने इसको रोटेट किया एंड देन अगेन रोटेटेड बाय 90 डिग्री, फिर से रिंग को रोटेट किया 90 डिग्री अबाउट वाई एक्सिस, इसके इस बार क्या किया, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट किया हमने स्मॉलर रिंग को। खुद सोच के देखो भाई, अगर तुम वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो और वो भी कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री किसके अबाउट रोटेट किया है, अगेन रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस बाय 90 डिग्री। वाई एक्सिस मतलब कौन सी वाली एक्सिस है अपनी, ये वाली जो एक्सिस है, जो मैंने यहाँ पे एक्सिस बनाई है, यही है अपनी वाई एक्सिस। इसके अबाउट हम कैसे रोटेट कर रहे हैं इसको, इसके अबाउट रोटेट किया है 90 डिग्री से, इसके अबाउट रोटेट फिर से थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, इसके अबाउट अगर हम रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री से तो तुम्हें कैसा नजर आएगा, इसके अबाउट रोटेट मतलब इस तरह से कुछ रोटेशन जाएगा, ये जो छोटी वाली रिंग है, छोटी वाली रिंग का रोटेशन इस तरह से जाएगा, तो तुम्हें क्या फील होगा, 90 डिग्री जैसे ही रोटेट करोगे तो ये वाला चार्ज ऐसे पीछे की तरफ पहुंच जाएगा और ये वाला चार्ज ऐसे आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सिस्टम को बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये आउटर रिंग है अपनी, ये है अपनी इनर रिंग, इनर रिंग को थोड़ा ऐसे दिखाया मैंने कि ये चार्ज ऐसे अब कुछ अंदर की तरफ पहुंच गया और ये कुछ बाहर की तरफ आ गया, और ये वाला चार्ज इस तरह से इधर रखा हुआ था, इस तरह से ये भी इधर रखा हुआ था। एक चीज जो अभी भी नहीं बदलने वाली वो ये है कि इसका डिस्टेंस यहाँ से r, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से 2r, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √5r। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, ये अपना स्टेप 2 है, इस बार हमने स्मॉलर रिंग को रोटेट किया है बाय 90 डिग्री अबाउट वाई एक्सिस। तो अभी भी अगर हम देखें ना, इंटरेक्शन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें, इसके बीच इसके बीच इसके बीच और इसके बीच क्या आएगा टर्म, फिर से सेम यही आएगा 4 के क्यू स्क्वायर बाय √5r। इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा तो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2r, और ऊपर वाला और नीचे वाले चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर बाय 4r। तो इट मीन्स अभी भी मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है U2 क्या रहेगी, U1 के बराबर। तो अब हम देखते हैं कि हमने फाइनल स्टेप में कैसे रोटेशन दी है। तो फाइनल स्टेप में क्या बोला हुआ है यहाँ पर, दैट फाइनली लार्जर रिंग इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। थोड़ा और अच्छे से विजुअलाइज करेंगे इस बार, तो सिस्टम हमारा कुछ इस तरह से था, है ना। अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस कौन सी थी अपनी, ये वाली एक्सिस कुछ एक्स एक्सिस थी, ठीक है, ये एक्सिस, इसके अबाउट 90 डिग्री का रोटेशन दे दो, इसके अबाउट 90 डिग्री का रोटेशन दोगे ना तो तुम्हें क्या नजर आएगा, ये जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है, ये थोड़ी ऐसे पीछे की तरफ टिल्ट हो जाएगी, और तुम्हें ये वाला चार्ज जो लगेगा, ये वाला चार्ज, ये तुम्हें ऐसा लगेगा ये ऐसे पीछे पहुंच गया है और ये वाला चार्ज ऐसे थोड़ा आगे की तरफ आ गया है, और इस तरह से कुछ टिल्टेड टाइप रिंग बनेगी, है ना। और ये वाला चार्ज तो पहले से ही पीछे था और ये भी जस्ट इसके पीछे पहुंच जाएगा, ये वाला चार्ज आगे की तरफ था, सामने की तरफ, तो ये वाला भी कैसे रहेगा, सामने की तरफ आ जाएगा। तो मैं फाइनल सिचुएशन ड्रॉ करूँ ना, फाइनल सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि ये पीछे वाली रिंग है, यहाँ पर इस वाले चार्ज को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये पीछे चला गया है वो वाला चार्ज, है ना, पीछे चला गया है वो वाला चार्ज, ऐसा मत सोचना कि मैंने ऐसे घुमा दिया इसको, ये पीछे चल गया है वो वाला चार्ज है, और ये जो सामने दिख रहा है हमें वो वाला चार्ज है, ऐसा समझो हम यहाँ से देख रहे थे ऊपर से, है ना। फिर ये जो वाई एक्सिस के अबाउट जब घुमाया था पहले, इसमें ये तो पहले से ही पीछे था और ये किधर था, ऊपर की तरफ था चार्ज, इस तरह से अपनी सिचुएशन है। मतलब स्टेप 3 में जो हुआ, स्टेप 3 इज इक्विवेलेंट टू इनिशियल सिचुएशन जैसी थी वैसा ही है ये तो, दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल सिचुएशन। तो U3 यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या इतनी हो जाएगी अपनी, जितनी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द 3 स्टेप्स, तीनों स्टेप्स को करने में कितना वर्क हमें करना पड़ा होगा। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें कि इस वाले स्टेप में कितना वर्क करना पड़ा होगा, वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप,
फर्स्ट स्टेप में जो वर्क करना पड़ा होगा, वर्क डन इन स्टेप 1, वो कितना किया होगा? वर्क डन बाय, हमने जो वर्क किया है दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा? U1 माइनस यू इनिशियल। ठीक है। दूसरा, वर्क डन सेकेंड स्टेप में कितना करना पड़ा? वर्क डन अगर मैं स्टेप 2 लिखना चाहूँ तो वर्क डन स्टेप 2 में कितना हो जाएगा भाई? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज U2 माइनस U1, और U2 U1 बराबर है, तो सेकेंड स्टेप में कितना वर्क करना पड़ा हमें? 0। अगर मैं थर्ड स्टेप में देखूं कितना वर्क हमें करना पड़ा, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यहाँ पर फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? U3 के बराबर, और इनिशियल वैल्यू कितनी थी? U2 थी। तो ये हो जाएगा U3 तो U इनिशियल के बराबर है, और U1 किसके बराबर, U2 किसके बराबर है? U1 के। दैट इज वर्क डन इन स्टेप 3। तो ये तो हर एक स्टेप में वर्क हो गया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन टू परफॉर्म द 3 स्टेप्स। तो अगर तीनों स्टेप्स में जो वर्क करना पड़ा होगा, W ऑल बोल देते हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेप्स का वर्क जोड़ेंगे। स्टेप 1 में कितना वर्क था? U1 माइनस यू इनिशियल, U1 माइनस यू इनिशियल। स्टेप 2 में वर्क कितना था? 0। स्टेप 3 में वर्क कितना है? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इट मीन वर्क डन इन होल प्रोसेस कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, वर्क डन इन होल प्रोसेस कितना आ गया अपना? 0। तो ये काफी अच्छा सवाल था रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।